10th क्लास के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति का हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमने कक्षा 9 में भी इसके कुछ आधारभूत चीज़ों को समझ लिया था कि निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक हमारे वह बिंदु होते हैं या वह अंक होते हैं जो किसी भी वस्तु की या किसी भी गतिमान वस्तु कह लें या किसी प्रकार की वस्तु है उसकी स्थिति को निर्देशित करने वाले अंक ही निर्देशांक कहलाते हैं। किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाले अंक बेसिकली निर्देशांक कहलाते हैं। अब किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशित करने के लिए हमें एक निर्देशांकों के युग्म की आवश्यकता पड़ती है, और वो हमारे क्योंकि अभी हम 9th और 10th में 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यानी कि द्विविमीय ज्यामिति की बात कर रहे हैं। 11th और 12th में हम त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। द्विविमीय का थोड़ा सा विस्तारित रूप है 3D। तो यहाँ पर हमारा 2D चल रहा है, तो हम x और y एक्सिस की ही बात कर रहे हैं अभी केवल। तो जैसे हमने ये कार्तीय तल बनाया हुआ है, इस पर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम x एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम y एक्सिस बोलते हैं। जहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु हमारा मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं 0,0 होते हैं, यानी कि बिंदु O पर x की जो वैल्यू है वह भी 0 होगी और y की जो वैल्यू है वह भी 0 होगी। तो इस तरीके से जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का जो कटान बिंदु है वह मूल बिंदु या ओरिजिन कहलाता है। इस तरीके से जो हमारा 2 डायमेंशन वाला पोर्शन है ये 4 चतुर्थांशों यानी कि क्वाड्रेंट्स में बदल जाता है। चौथांश, तो ये हमारा पूरा एक सर्किल मान लें इसको, तो ये जो है हमारा चतुर्थांश, चौथांश, फिर ये दूसरा चौथांश, फिर तीसरा, और ये 4th क्वाड्रेंट है हमारा। तो इस तरीके से हमें 4 चतुर्थांश प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, कह रहे हैं जो हमारी लंबवत, क्षैतिज और लंबवत रेखाएं हैं वह हमारी O पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस तरीके से हमें एक तल XO x डैश क्षैतिज और YO y डैश ऊर्ध्वाधर तल प्राप्त होता है, जिनको हम क्रमशः x एक्सिस और y एक्सिस कहते हैं। और 9 में भी हमने ये समझ लिया था कि जो x एक्सिस होता है उसको हम भुज और y एक्सिस को कोटि भी कहते हैं, x का जो निर्देशांक होगा। इस तरीके से हमारे हमें चतुर्थांश प्राप्त होते हैं। 4 भाग हैं इनकी। जैसे प्रथम चतुर्थांश है, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मान लिया हमने कोई कोऑर्डिनेट हमारा a और b है, तो a और b के लिए यानी कि इस चतुर्थांश में x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है। ये हम बात कर रहे हैं जबकि ये पॉइंट x O y में के मध्य में स्थित होंगे, तब की हमारी कंडीशन है। द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि एक बात और समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा ओरिजिन है, इस मूल बिंदु के जो दाईं तरफ की साइड है हमारी वो x की पॉजिटिव है, और जो बाईं साइड है मूल बिंदु की वो x की निगेटिव है। मूल बिंदु के ऊपर y की पॉजिटिव है और मूल बिंदु के नीचे की तरफ जो है एक्सिस वो y की ऋणात्मक एक्सिस है। तो इस तरीके से हमारा ये जो तल है वो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, तो a और b कोई कोऑर्डिनेट है, दोनों धनात्मक होंगे। अब बात करते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश की। ध्यान रखेंगे इस पहले हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा, तो इस चतुर्थांश में x निगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है।
तो जो निर्देशांक आएंगे वो हमारे आएंगे -a, b। तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, इसमें x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। तो उसका मतलब जो निर्देशांक है हमारे वो -a -b, यानी कि अगर -a -b कह रहा है तो कहाँ पर है हमारे वो तीसरे चतुर्थांश में है। और चौथे चतुर्थांश में होने का मतलब है कि x प्लस है और y निगेटिव। यहीं से हमें अनुमान लग जाएगा कि पहले हम x को ले रहे हैं और दूसरी कंडीशन में हम y को ले रहे हैं, या कॉमा लगा के y को ले रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर दोनों ही 0 से बड़े हैं तो a, b होंगे। अगर x का मान छोटा है y का बड़ा है तो दूसरा चतुर्थांश होगा। अगर x और y दोनों ही हमारे 0 से छोटे हैं तो तीसरे चतुर्थांश में होगा। अगर x बड़ा है लेकिन y छोटा है 0 से, तब ये हमारे जो बिंदु होंगे वो चतुर्थ चतुर्थांश में चले जाएंगे। ये तो हमने चतुर्थांशों की बात की। अब मान लो हमारे पास ये बिंदु इन बीच में नहीं है इनके, अब मान लो रेखाओं पर है, यानी कि x एक्सिस पर और y एक्सिस पर है, तब की कंडीशन क्या होगी? तब हमने ध्यान रखना है अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर है, इस रेखा पर है, तब इसका मतलब जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, यानी कि निर्देशांक क्या होंगे a, 0 इस पूरी रेखा पर, और इस रेखा पर x 0 होगा। तब जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 0, -0, b। अगर मूल बिंदु से ऊपर है तो 0, b, मूल बिंदु से नीचे है तो 0, -b। इसी प्रकार से मूल बिंदु के बाईं तरफ है तो -a, 0, मूल बिंदु के दाईं तरफ है तो +a, 0। तो उस तरीके से हमारा ये जो पूरी कंडीशन है वो क्लियर हो चुकी है। कुछ चीज़ों को हमने कक्षा 9 में भी समझ लिया था, वहाँ भी हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति पूरा ये टॉपिक था जहाँ पर हमने एक्सिस के बारे में क्लियर पढ़ा था। अब बात करते हैं जो नई चीज़ हमारे पास आई है, वो आई है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर कोई दो बिंदु है, अगर हमने उनके बीच की दूरी निकालनी है तब क्या फॉर्मूला होगा? तब हमारे पास मान लिया दो बिंदु हमारे पास P और Q है, निर्देशांकों के रूप में निकाल रहे हैं दूरी हम। तो मान लिया P के निर्देशांक x1, y1 और Q के निर्देशांक x2, y2 है। तब जो दूरी होगी PQ से शो करेंगे इसको, या मॉड ऑफ PQ भी लगा देते हैं। तब फॉर्मूला होगा वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है हमने बस यहाँ पर, इसको हम x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y1 - y2 का होल स्क्वायर। चूँकि वर्गमूल लगा हुआ है बाहर और x और y दोनों के साथ अंतर करके इसने होल स्क्वायर लगा रखा है, इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव आने पर भी वो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर होने के कारण। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम x1 को पहले रखें x2 को पहले रखें, लेकिन ध्यान रखेंगे x1 के साथ x के साथ x के कोऑर्डिनेट को ही घटाएंगे और y के साथ हम y के कोऑर्डिनेट को ही घटाएंगे। तो सिंपली डिस्टेंस जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा भुज का अंतर का होल स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर का वर्ग। उसके बाद कुछ हमारे इस अध्याय में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे, जैसे वर्ग की चारों भुजाएं। बताइए हमें, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और प्रत्येक संलग्न भुजाओं के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमने वर्ग के बारे में पढ़ा ही था, कहीं हमसे पूछेगा आगे अध्याय में सिद्ध कीजिए कि निर्देशांक वर्ग को शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम पहले चारों को बराबर सिद्ध करेंगे और विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण भी अगर बराबर आ रहे तो वर्ग को शो करेगा। इसी प्रकार से आयत में हमें पता है कि विपरीत भुजाएं या हम सम्मुख भुजाएं भी इनको कह सकते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर होते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। जैसे मान लो हमें बिंदु दे देगा, इसमें अंतर क्या है, इसमें तो विकर्ण बराबर हो गए, विकर्ण बराबर हो गए इसका मतलब क्या है, वो वर्ग है। और विकर्ण बराबर नहीं है तो उसका मतलब जो चतुर्भुज होगा वो हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। वर्ग भी एक प्रकार का ही समचतुर्भुज होगा, लेकिन कब? जबकि
100% की बात हम कब करेंगे, अगर वर्ग के विकर्ण भी बराबर है। अगर चतुर्भुज लिया हमने, उसके विकर्ण भी अगर बराबर आ रहे हैं तो उसका मतलब वर्ग ही होगा, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं आ रहे तो समझ लो वो क्या होगा, वर्ग ना होके समचतुर्भुज होगा। उसके बाद समांतर चतुर्भुज की सेम कंडीशन है, विपरीत बराबर होते हैं भुजाएं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, परस्पर समद्विभाजित करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते। एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता, स्पेशल कंडीशन में लिखा है ये, एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। ध्यान रखेंगे, अगर कोई समचतुर्भुज वर्ग कब नहीं होगा, जबकि उसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण भी बराबर होंगे तो समझ लो वह समचतुर्भुज हमारा वर्ग भी होगा, स्पेशल कंडीशन है। इसी प्रकार से हमारी सेम कंडीशन समांतर चतुर्भुज के लिए भी आ जाएगी कि विकर्ण बराबर हमारे क्या होने चाहिए, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो समझ लो वह आयत नहीं होगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसी के आगे तीन बिंदु, जैसे हमने तीन बिंदु मान लिया पी क्यू आर लिए, तीन बिंदु पी क्यू आर संरेख होंगे। कब संरेख होंगे, यदि उनकी पहले हम दूरियां निकाल लें, यदि किन्हीं भी दो दूरियों का योगफल अगर तीसरी के बराबर है तो समझ लो वह हमारे क्या होंगे, संरेख होंगे। जैसे हमसे सिद्ध करवाएगा कि सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर उनमें से किन्हीं भी दो दूरियों का योगफल अगर तीसरी के बराबर आ रहा है तो समझ लो कि वह संरेख होंगे। फिर संरेख कह रहा है बिंदुओं पी क्यू आर के त्रिभुज होने के लिए, तो पता ही हमें, हमने वहाँ 9th में भी प्रूफ की थी प्रमेय कि किसी भी तीन बिंदुओं के त्रिभुज होने के लिए उनकी किन्हीं भी दो दूरियों का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, यानी कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी वह तीन बिंदु संरेख होंगे। समकोण त्रिभुज होने के लिए हमें पता है बड़ी भुजा के वर्ग जो है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। अगर एक कोण 90 है तब ये होगी, अगर ऐसा है तो ये समकोण त्रिभुज होगा, सेम कंडीशन है। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ फॉर्मूलेस और हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद सीधे इसकी प्रश्नावली, क्योंकि पहली जो प्रश्नावली हमारी वो सीधे दूरियों पर ही बेस्ड है, एक ही फॉर्मूला दूरी वाला लगेगा, उसी से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पहली प्रश्नावली।